So it's good afternoon once again. और अभी ऐसा हुआ कि कल आप लोगों का एग्जाम हो गया, कब हुआ? सैटरडे को हुआ एग्जाम, वाइवा हुआ आप लोगों का. There were so many people who haven't attended the viva. So what should be done to them? It's already been decided कि जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उनको 0 दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को वैसे नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, राइट? तो यू डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स नाउ. आई थिंक सो. ऐसे ही हो गया आप लोगों का. प्रैक्टिकल्स की आपको शायद मार्क्स की सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के वैसे थ्योरी में ज़्यादा नंबर बना रहे हैं, राइट? तो ठीक है, जो भी नहीं है उन सबको 0 जाने वाले हैं. आई मीन वो वाइवा में बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे. वेल, हम अभी आप लोग एग्जाम कब से हैं? शेड्यूल आ चुका है आप लोग का? यस सर. कब से? 26 से कि 29 से? सर 6 से है हमारे. 6 ऑफ जुलाई. ओके यस सर. ओके, दैट मींस वी हैव गॉट अभी एक हफ्ता 10 दिन है अपने पास. ओके, तो अभी ऐसा है कि सर कह रहे हैं कि फिजियोलॉजी वाला पोर्शन भी बचा हुआ है, उसमें कुछ हुआ है? यस सर, हुआ है. क्या क्या हो गया उसमें से? तो हम एक काम करते हैं, जो एक्सक्रीशन का जो यूनिट है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? उसकी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं. मैं उसकी लिंक्स आप लोगों को शेयर कर देता हूँ. मेरा ही लिया हुआ लेक्चर है, मेरे ही वीडियोस हैं, तो आप लोग उसको सुन सकते हैं. और रही बात नर्वस सिस्टम का, मैं आपको थर्ड पार्टी वीडियो डाल दूंगा, जस्ट गो थ्रू इट कंसेप्ट समझने के लिए. इफ द टाइम परमिट्स वी विल गो थ्रू दैट सिस्टम आल्सो. नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी, ये मैं आपको ले लेता हूँ विद इन ये जो 6 तारीख के पहले, यानी आई मीन 30 तारीख के पहले. और रही बात हल्के हल्के कंसेप्ट आपको सब डिस्कस कर लिया अपन ने इम्यूनोलॉजी का भी. उसमें से कुछ पोर्शन जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, इसका मैं आपको शायद पता नहीं, मैं देखूंगा, चेक करता हूँ. यदि मैंने कोई वीडियो डाला होगा तो ठीक है, अदरवाइज एक अच्छा लेक्चर है, बड़े अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है सब, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखने में. तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ. आई डोंट नो कितना आप लोग यूटिलाइज करते हो सब जो मैं भेजता हूँ. इफ एट ऑल यू ऑल यूज देम टू गेट टू नो द टॉपिक, देन बहुत अच्छी बात है. बाकी तो आप लोग के पास तो ढेर सारा शायद मटेरियल है आप लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग तो कभी पूछते भी नहीं हो. सब सेल्फ रिलायंट हो गए आप लोग सब. इट्स अ गुड थिंग. हमारे पास बुक्स भी नहीं है. हाँ, फिर आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं है. मेरे को लगा सबके पास सब कुछ है. बुक्स की क्या जरूरत है? बुक्स वाली पढ़ाई तो आप एमएससी में करना आप लोग, क्योंकि बीएससी में तो बस ऐसे ही चल रहा है सब. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं जो वीडियोस देता हूँ, कम से कम एटलीस्ट यू गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर, so that whenever you try to read some book it will be helpful. There are n number of material, the video material, lecture material है, ढेर सारा है. If at all you go, बस वही है कि आपको चूज करना कि कौन से मटेरियल में आपको सही चीज बताई जा रही है. So that's why I keep on giving you the links of those videos so that आप एक बार पढ़ लें. अब फिजियोलॉजी के लिए तो मैंने आपको पहले ही कहा था, लास्ट ईयर भी शायद बताया होगा, कि सीसी चैटर्जी नाम की एक बुक है. इफ एट ऑल आप लोग के पास कहीं है या सेकेंड हैंड मिलती है, कभी भी काम आती है. इफ एट ऑल यू आर देयर विद एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कभी भी, तो आपको काम आती है वो. यदि बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको भी काम आती है. सीसी चैटर्जी करके उसका नाम है, जनरल फिजियोलॉजी बुक का नाम है, क्योंकि शायद लास्ट ईयर भी बताया था मैंने ये. और दूसरी एक और है, बायोकेमिस्ट्री भी आती हैं लोगों की बुक्स आती है, कुछ वेस्टर्न टोड की बुक आती है, और बायोकेमिस्ट्री की इंडियन ऑथर्स की भी बुक्स हैं. आपके ये आई मीन हार्पर्स की बायोकेमिस्ट्री है, गाइटन एक है, गाइटन एंड हॉल की एक बुक आती है जो मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं. उसी से मोस्टली फिजियोलॉजी कवर करता है वो, ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो वो आप पढ़ सकते हैं. गाइटन एंड हॉल भी यूज कर सकते हैं. गाइटन एंड हॉल जो है काफी एक्सक्लूसिव लिटरेचर बुक है, जिसमें आप सभी टॉपिक्स पूरी तरह कवर्ड होते हैं.
दैट वाज, लेकिन वो कैसे ना मेडिकल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल देयर इज नो हार्म इन नोइंग ऑल दोस थिंग्स। आप लोग कोशिश करिए कि एपिटॉल, सबसे सस्ती शायद चैटर्जी है, सीसी चैटर्जी, वो सबसे अच्छी बुक है फिजियोलॉजी के लिए। इफ यू गेट एन, यदि आपको सेकंड हैंड मिल जाती तो और अच्छी बात है। आजकल मेरे ख्याल से सेकंड हैंड बुक स्टॉल शुरू हो चुके हैं बर्डी में। मैंने अभी 2-4 दिन पहले देखा था, जो फुटपाथ पे बैठते हैं, तो यू ऑल कैन ट्राई आउट देयर कि मिलते हैं। सैंडर्स पब्लिकेशन है, सैंडर्स है, साउंडर्स, SAUNDER, उसकी पब्लिकेशन की फिजियोलॉजी आती है। आई डोंट रिमेंबर, मैं ऑथर्स के नाम याद नहीं आ रहे, बट इवन दैट बुक इज गुड, दैट पब्लिकेशन बुक इज आल्सो गुड फॉर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल पोर्शन। वेल, तो अभी आज हम वैसे लास्ट टाइम इम्यूनोलॉजी का देख रहे थे, और हमने कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी देख लिया था। मैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एक, अच्छा, इनमें से आप लोग में से कोई अनअकैडमी या फिर और क्या ऐसे कुछ फ्री ऐप वो हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उनमें से किसी को कोई सुनता है आप लोग में से? सर YouTube पे ही सुनते हैं। हाँ, तो वो भी काफी अच्छे हैं। अनअकैडमी के तो काफी सारे अच्छे होते हैं, बट वो कैसा है कि मेडिकल एंट्रेंसेस के हिसाब से वो पढ़ाते हैं, हमको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल, अब जैसे कि एक कंसेप्ट है हमारे इसमें, एक्सक्रीशन। अच्छा, किसी को मालूम है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? आपके उसमें शायद 4 टॉपिक है उस यूनिट में। पहला तो है शायद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा यूनिट है आपका शायद उसमें यूरिन फॉर्मेशन का है, थर्ड यूनिट है काउंटर करंट मैकेनिज्म है, और फोर्थ यूनिट है शायद यूरिन के एबनॉर्मल नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर, और डायलिसिस के ऊपर थोड़ा सा है। तो आप याद रखिए कि नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, वो तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है, क्योंकि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही है। नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है आपको मालूम होने चाहिए। नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे क्रिएटिन है, यूरिया है, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशंस में आता है। किसी प्रोटीन्स नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आते, एबनॉर्मल कंडीशंस में आते हैं। फिर इनके कंडीशंस के नाम हैं। ये प्रोटीन आ रहा है यूरिन में तो प्रोटीनूरिया कहते हैं। यदि ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में तो ग्लूकोसूरिया है। वैसे ही मान लीजिए यदि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, जैसे डायबिटीज में होता है, तो क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया, और फिर कम होता हो तो ओलिगोरिया। और क्या एक और है कुछ तो भी जिसमें पेन होता है वाइल मिक्चुरेशन, तो उसको हम बोलते हैं समथिंग लाइक, आई डोंट रिमेंबर नाउ, ओलिगो समसूरिया, कुछ तो भी सूर्या है। तो ये कंडीशंस आपको देखनी है, और इनके बारे में कंस्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से एबनॉर्मल कंडीशन में आते हैं, कौन से नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। और इसके अलावा आपको डायलिसिस मतलब किडनी डायलिसिस जो करते हैं, डायलिसिस क्या है, तो मैकेनिज्म क्या है, डायलिसिस में मैकेनिज्म होता क्या, मतलब करता क्या है। तो 2 टाइप के मैकेनिज्म, प्राइमरली 2 टाइप के डायलिसिस होते हैं, जो आपके या तो पूरे ब्लड को फिल्टर आउट करे, आई मीन उसको ठीक करे, या फिर कभी कभी लिम्फ जो होता है, हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को भी बॉडी फ्लूइड्स में कुछ प्रोवाइड करके हम अपने उस एक्टिविटी को, जो फिल्ट्रेशन का ऑस्मो रेगुलेशन वाला फिल्ट्रेशन जो हमारा पोर्शन है, उसको हम इनहांस करते हैं। तो अलग अलग टाइप के डायलिसिस हैं। एक होता है जिसको बहुत समय लगता है, आई मीन बिगर इंटरवल्स यू कैन हैव द डायलिसिस डन, बट किसी किसी केस में होता है कि बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें बिल्कुल भी टॉक्सिन्स फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, किडनीज बिल्कुल तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, देन आपको एक टाइप का दूसरे टाइप के डायलिसिस को यूज़ करना पड़ता है। 2 मेजर डायलिसिस के टाइप्स हैं। एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। लाइक आप उसको विकीपीडिया में डालें तो विकीपीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, एंड उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं वैसे ज़्यादा। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको पूछा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये यूजुअली लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, व्हाट एग्जैक्टली काउंटर करंट मैकेनिज्म इज, है ना। यूरिन फॉर्मेशन में भी आपको 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ट्यूबुलर रीजन में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रहते हैं,
वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर एक है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि वही ट्यूबुलर रीजन में ही कुछ और चीज सिक्रीट हो जाती है। दैट वे द होल द यूरिन इज फॉर्म। अब वो भी आपको ये जैसे कि क्वेश्चंस में आपको पूछेंगे, एमसीक्यूज में पूछेंगे यूरिन कब फॉर्म हो रहा, या फिर फिल्ट्रेशन के बाद, रीअब्जॉर्प्शन के बाद, सिक्रेशन के बाद यूरिन बोलते हैं, या फिर पहला फिल्ट्रेशन हो गया वहीं से हम यूरिन बोलना शुरू करते हैं। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं वो एक वीडियो है मेरी, वो भी डाल दूंगा, और आपको ये ढेर सारा आपको अनअकैडमी में भी बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं आपको इसके। 1 सेकंड सर, मैडम की ब्याह है उधर टेबल पे। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए कि हम जा रहे हैं। ठीक है ना सर, आप है तो चिंता नहीं। ठीक है ना, ठीक है। ब्याह है और चाबी है गाड़ी की। अरे माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये एक बात है। तो ये मेन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो हम माल्फिगियन बॉडी कहते हैं। माल्फिगियन बॉडी मतलब जहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल होता है और उसके अंदर आर्टरीज आती हैं, कैपिलरी फॉर्म करती हैं, एक नेटवर्क ऑफ bunch of capillaries is being formed, and again those bunch of capillaries are again drawn out as a arterial again. Usually आपने देखा होगा जब भी एक artery आती है capillaries में, they branch out into capillaries, and when they unite again to form some vessel, that vessel is usually a vein. तो हमेशा sorry, एक artery bifurcate होते होते कैपिलरीज का एक नेटवर्क फॉर्म करता है। एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज वो एक्सचेंज करता है चीज़ों को, एंड देन वापस यूनाइट होके वो एक अगेन एक वेसल बनाता है, इसको हम वेन कहते हैं। बट किडनी में एक और जगह ऐसी है, पहले किडनी का सुनना है, किडनी में ग्लोमेरुलस वाली ही जगह ऐसी है जो बाउमन्स कैप्सूल में, कि वो आर्टरी आता है, कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, एंड देन कैपिलरीज यूनाइट, दे अगेन फॉर्म द आर्टरी। इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑफरेंट आर्टीरियोल। आर्टीरियल मतलब स्मॉलर टाइप ऑफ आर्टरी। आर्टरी जितना मोटा तो उससे जब वो ब्रांच आउट होता है तो आर्टीरियोल्स में ब्रांच आउट होता है, एंड देन आर्टीरियोल्स में फर्दर ब्रांच आउट होते हैं, वो कैपिलरीज कहलाते हैं। तो वो बाउमन्स कैप्सूल एक ऐसा है जहाँ पे आर्टरी आती हैं, कैपिलरीज फॉर्म करती हैं, एंड देन अगेन यूनाइट एंड अगेन दे मेक कैपिलरी सॉरी आर्टरी ओनली। इसलिए फिर हमको क्या कहते हैं कि अफरेंट आने वाली आर्टरी, इफरेंट जाने वाली। अफरेंट आर्टीरियोल which forms the glomerulus, फिर वो glomerulus से फिर से वो efferent arteriole बनेगा, then again फिर जो efferent arteriole फिर से branch out होता है कैपिलरीज में, वो पूरे tubular region पे uncover करता है, and then again they form a vein जिसको हम बोलते हैं renal vein, है ना। इस प्रकार से मतलब कि किडनी में ही ऐसा होता है, जब एक आर्टरी ब्रांच आउट होती है कैपिलरी लेवल तक, बट उसके बाद वेन ना बनते हुए फिर से आर्टरी बनती है, then again दूसरी बार कैपिलरी में ब्रांच आउट होती है, and then it becomes a vein। तो किडनीज में ही ऐसा होता है जहां पे एक आर्टरी 2 बार कैपिलरी सिस्टम फॉर्म करती है ना। तो पहले जो कैपिलरी सिस्टम पड़ी थी वो ग्लोमेरुलस में, यानी बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। अब क्या होता है कि जितना भी ब्लड आया, सिंपल वे में समझने की बात है कि जितना भी ब्लड आया वो उस कैपिलरीज के थ्रू नीचे निकल जाएंगे, बाउमन्स कैप्सूल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरीथिंग एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को छोड़ेंगे, प्रोटीन्स तो कैरियर का काम करते हैं ब्लड में, एंड सेल्स हैव गॉट you know what mechanism, what function they have, so even they are important, so they are not disturbed, they remain like that only, but everything else comes down in the form of filtrate। फिल्ट्रेट ही बोलेंगे ना, जो फिल्टर आउट हो गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो वो कैपिलरी नेटवर्क से सब चीजें बाहर निकल आती हैं और वो बाउमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में उसके अंदर चले जाते हैं, यानी ब्लड सब कुछ छोड़ देता है एक्सेप्ट फॉर सेल्स एंड प्रोटीन्स, एंड देन पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? बाउमन्स कैप्सूल में। इसी को हम बोलते हैं, इसके बीच में बहुत सारे मैकेनिज्म मतलब प्रेशर के बेसिस पे ही ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोलालिटी जो कहते हैं, उसके बेसिस पे ही ये एक्सचेंज होता है। अब वो एक्सचेंज होने का कारण भी ऐसा है कि जो आफरेंट आने वाली जो आर्टीरियोल है और जाने वाले आर्टीरियोल में, दोनों में वेसल के साइज का, डायमीटर का फर्क होता है ना। मतलब एक मोटे डायमेंशन वाले वेसल से ब्लड आ रहा कैपिलरीज में कन्वर्ट हुए,
फिर जब वापस जब जा रहे होते हैं तो वो जो आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल, वो कम डायमीटर का होता है। उसके कारण क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है। तो जिस प्रेशर के कारण ही डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो कैपिलरीज से सब चीजें बाहर फिल्टर आउट हो जाती हैं। एंड उसमें फिल्टर में बहुत कुछ है, सॉल्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एवरीथिंग लाइक व्हिच इज देयर इन द ब्लड दैट्स बीन फिल्टर्ड आउट एंड वो बाउमन्स कैप्सूल में आ जाती है, उसके ल्यूमेन में। अब यहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि पोस्टीरियर या प्रॉक्सिमल, सॉरी पोस्टीरियर नहीं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, अब ट्यूबुलर फॉर्म जो है नेफ्रॉन का, उसमें से जब शुरुआत का प्रॉक्सिमल मतलब नियर टू द बॉडी, नियर टू द बाउमन्स कैप्सूल को प्रॉक्सिमल करेंगे, जो दूर जाता है तो उसको हम डिस्टल बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो बाउमन्स कैप्सूल के पास में जो ट्यूब है वो पहले नजदीक वाली, उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब बोल रहे हैं, फिर एक लूप बनाता है, जब वापस वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब जो है ना वो भी बाउमन्स कैप्सूल के नजदीक आता है। उसको कुछ तो भी कहते हैं टचिंग या किसिंग द ल्यूमरस अगेन, ऐसा बोला जाता है कन्वर्टेड ट्यूब का। उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है यूरिन फॉर्मेशन में, यू नो दैट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यदि कंसंट्रेशन मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन कितना है, ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट करना चाहिए, तो उसके लिए वो वापस उस जगह जाता है, उसको किसिंग ऑफ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं उसको। एनीवेज तो ये फिल्ट्रेट हो गया, दिस इज कम्स। अब वो कैसे, सिर्फ प्रेशर के डिफरेंस से नहीं, उनमें फेनेस्ट्रेटेड वो रहते हैं। फेनेस्ट्रा मतलब छेद, वो जो सेल्स रहते हैं एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं उसमें छेद रहते हैं जिसके थ्रू वो फिल्टर आउट होकर अंदर चले जाएंगे। नाउ वो ल्यूमेन में से, ट्यूब में से पास हो रहा है। जब पास हो, जैसे समझिए एक फनल है, फनल में से निकला, अभी ट्यूबुल में से जो काम की चीज़ है उनको निकालना है, तो वो क्या करती है, पूरा जो वाटर है वो अब वो एक जो ट्यूब है एक लूप फॉर्म करता है लंबा सा, वो लूप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले मतलब एक ट्यूब नीचे की तरफ आएंगी, डिसेंड होंगी, फिर बाद में वापस ऊपर तरफ जाएंगी, फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल बना के कलेक्टिंग डक्ट्स में, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में वो मर्ज हो जाती है। तो ये जो ट्यूबुलर फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे एट द सेम टाइम हैंडलिस ट्यूब में फिल्ट्रेट जो नीचे की तरफ आ रहा था, यू टर्न लिया लूप से, फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो है एक ही सिस्टम में आपको दो डिफरेंट फ्लोज मिलते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन फ्लोज मिलते हैं, राइट। एक नीचे की तरफ आ रहा, दूसरे इसमें ट्यूब में ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज काउंटर फ्लो, ओके, दिस इज काउंटर फ्लो, इसी से नाम पड़ा उसका काउंटर मैकेनिज्म जो ना। अब ये फ्लो नीचे की तरफ आ रहा था, तो नीचे की तरफ आते वक्त वो पूरा अपना वाटर कंटेंट जितना भी उसने फिल्टर आउट हुआ था, उसमें वाटर कंटेंट बाहर छोड़ देता है। जब ये ऊपर, जब वाटर कंटेंट बाहर छोड़ देगा मतलब ट्यूब में क्या हो जाएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए ऑस्मोलैलिटी बढ़ती जाएगी। यूजुअली ब्लड की ऑस्मोलैलिटी जो 300 मिली ऑस्मोल्स है, तो वो बढ़ते 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 हैंडलिस लूप के नीचे तक पहुंचेंगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल्स हो जाता है, यानी पानी बाहर छोड़ता जा रहा है। और ये सिर्फ डिसेंडिंग आर्म ऑफ हैंडलिस लूप को ही पॉसिबिलिटी है। अब ये फिर बाद में जब वापस ऊपर की तरफ जाता रहता है, तब वो जो पोर्शन है ट्यूब का, जो असेंडिंग पोर्शन है हैंडलिस लूप का, वहां पे क्या है, देयर इट हैज गॉटन एबिलिटी ओनली टू लूज द salts, not the water। ये डिफरेंस है हैंडलिस लूप में। डिसेंडिंग में सिर्फ वाटर वो छोड़ सकता है बाहर, और असेंडिंग में सिर्फ सॉल्ट छोड़ सकता है, वाटर छोड़ने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्टिवली रिमूव किए जाते हैं, एक्टिवली बाहर छोड़े जाते हैं। एक्टिवली मतलब समझ रहे हो, जब एनर्जी यूज होती है, एटीपी या कोई मॉलिक्यूल या एक्टिव डिफ्यूजन जो बोलते हैं, तो एक्टिवली वो बाहर निकाले जाते हैं ट्यूब से। तो वो जो एनर्जी यूज होती है दैट हेल्प्स आउट इन गेटिंग द वाटर आउट फ्रॉम द अदर आर्म जो नीचे की तरफ था। तो ये ऐसा है, तो जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अभी पानी पूरा निकाल लिया, उसके बाद जो सॉल्ट्स जो कॉन्सेंट्रेट हो गए थे उनको फिर अभी सिर्फ सॉल्ट्स निकाल। आप सपोज करिए एक वो असेंडिंग वाले में सिर्फ सॉल्ट्स वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अभी वो वाटर निकल नहीं सकता उसमें से, सॉल्ट्स बाहर निकलते जाएंगे, सॉल्ट्स बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से कम होने लगेगा। तो क्या होता है कि अभी क्या हुआ था, फिल्टर आउट हुआ, पूरा कचरा उसने बाहर ले लिया, अपने इसमें ले लिया, इसमें ल्यूमन में वो नीचे जा रहा है, उसने पूरा पानी छोड़ दिया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। जब ये वापस जाने लगा
तो काम के जो हमारे आयंस थे, काम की जो चीजें थी, मटेरियल्स थे, वो सब वापस सॉल्ट जो है, वापस सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड्स हो गए, ये सब चीजें बाहर आते हैं क्योंकि इनकी जरूरत है हमें, ये वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बट रेस्ट ऑफ थिंग्स कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। तो ये जो यहाँ से सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं तो फिर से इसकी जो ऑस्मोलारिटी है वो कम होने लगती है। एंड जब तक सॉल्ट्स बाहर छोड़ेगा, जब हमारे बॉडी में जो भी सॉल्ट्स जो फिल्टर आउट हो चुके थे उनको वापस वो ट्यूब से बाहर निकलने लगेगा। तो ये जो है ये सिक्रेशन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो हम बोलते हैं कि सिक्रीट कर रहा है। अब वो वापस ऑस्मोलारिटी कम होते होते 300 तक पहुंचने तक ये काम चलता है। देन अब वहां पे मैं जो बताया कि वो असेंडिंग वाला ट्यूब वापस ग्लोमेरुलस के पास से होकर गुजरता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाता है। तो जो ग्लोमेरुलस के पास से जब होकर गुजरता है तो वो चेक किया जाता है कि भाई इसकी ऑस्मोलारिटी कितनी है। जैसे आपने सुना एक ADH नाम का एक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेटिक मतलब वो क्या है कि डाइल्यूट करने के लिए हार्मोन, एंटी मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, उल्टा करने वाला। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मतलब डाइल्यूट करने का उल्टा एंटी। तो डाइल्यूट करने वाला हार्मोन है जो वो प्ले करता है, रोल प्ले करता है। इसलिए वहां पे ट्यूब वहां जाता है जहां से इसकी ऑस्मोलारिटी चेक की जाती है कि ये डाइल्यूट करना मतलब क्या होना, और उसमें 300 मिलीमोल्स तक आ जाना चाहिए। नहीं आया तो वो वहां वापस पानी घुसाया जाएगा उसमें, उसको उसके लिए फिर दूसरा मैकेनिज्म है, फिर एंजियोटेंसिन नाम का भी एक वो दूसरा जो लंग्स के पास से आता है। दैट वे ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होता है, जैसे मैंने बोला वाटर छोड़ने के बाद वहां सॉल्ट्स, उसके पहले प्रॉक्सिमल एंड पे जहां पे कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स शुरू हो रहे थे वहीं पे उनके वॉल्स क्या करते हैं, जैसे ही ल्यूमेन में आया तो काम की चीजें निकालना शुरू कर देते हो। जैसे ग्लूकोज जो आ गया था, काम की चीजें उठा लिए वापस, है ना, कुछ और आयन से वो भी उठा लिए वापस। दैट वे वो निकाल लिए जाते हैं वापस हमें। अच्छा, ये निकाल तो लिए, मैंने बताया कि आपको प्रॉक्सिमल एंड में ग्लूकोज जो काम की चीज थी वो ट्यूब से बाहर आ गई। ट्यूब में कौन है जिसको वो बाहर फेंकना है, वो आ रहा है पहले। सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फिल्टर आउट हो गया, पूरा का पूरा ब्लड में से हर कुछ बाहर आ गया, उसमें से काम की चीजें हम निकाल रहे हैं। शुरुआत के तौर पे इंसुलिन वापस ग्लूकोज वापस ले लिया गया, फिर पानी छोड़ दिया गया, फिर उसके मिलीमोल के कंसंट्रेशन को फिर वापस जाते में फिर जो काम के आयन से उनको बाहर निकाल लिया गया एसेंडिंग में। देन जो बचा सिर्फ कचरा बचा हुआ है उसको बाहर निकाल। लेकिन ये बाहर निकाले तो जाएंगे कहाँ? So that's why जब ग्लोमेरुलस वाला जिसने फिल्टर आउट किया वापस आर्टिकल बनता है, फिर वापस नेटवर्क फैलाता है इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर। तो जहां से वाटर निकाला गया था ट्यूब्यूल से, हमारे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो कैपिलरीज, जो कैपिलरीज सेकंड डिफरेंट आर्टिकल से जो कैपिलरीज बनी थी। और जहां से आयंस निकाले गए थे वो भी एब्जॉर्ब कर, लेकिन उनके एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर के एक्सट्रैक्शन से दोनों के बीच में क्या है, किडनी का मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर स्पेस है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियम बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स एंड द कैपिलरीज। तो वो जो निकला था पानी वो इंटरस्टिशियम स्पेस में गया, तो फिर वहां स्पेस से ये कैपिलरीज अपने आप को वापस ले लेती, यानी कि कैपिलरीज आई, अफरेंट आया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर देन वो बाहर डिफरेंट आर्टिकल से बाहर निकला, फिर से नेटवर्क बनाया, सब कुछ छोड़ देने के बाद ट्यूब में चला गया पूरा। ट्यूब में से जो काम की चीजें थी वो वापस इंटरस्टिशियम यानी कि स्पेस में बाहर आ गई, वहां से इस कैपिलरीज ने उनको वापस उठा लिया, इसी काम की चीजें वापस उठा ली गई। ब्लड में से पानी कम हो चुका था क्योंकि फिल्टर में पानी निकल गया था, उसको फिर से कैपिलरीज ने पानी को इनटेक कर लिया विद थ्रू द इंटरस्टिशियम ओनली। वैसे ही फिर जो सॉल्ट्स निकलने लगे असेंडिंग लूप से, तो वहां से फिर से सॉल्ट जो काम करते फिर से इंटरस्टिशियम के लेवल से वापस कैपिलरीज में आ गई। लेकिन इन केस अब वो मैं जैसे बताया कि वापस जब कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो डिस्टल वाला वो ग्लोमेरुलस के नजदीक जाता है तो वहाँ एडीएच नाम का जो हार्मोन है चेक करता है कि इनकी ऑस्मोलारिटी कितनी है, कम नहीं हुई तो पानी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से यह पानी यदि ज्यादा है, मान लीजिए ऑस्मोलारिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो पानी डालना पड़ेगा। यदि डाइल्यूटेड ही है मान लीजिए बहुत से बार से, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो वहां पे एंजियोटेंसिन का रोल आता है। तो ऐसे डिफरेंट और मॉलिक्यूलर लेवल पे रोल्स है, बट सीधी सी बात है कि ये जैसे ऊपर जाने लगा, आप जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से लेकर फिर वो हेनलीज लूप से होकर
फिर डिस्टल ट्यूब्यूल से जब जाने लगता है, डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ही जो फिल्ट्रेट बचता है ट्यूब में उसको हम बोलते हैं यूरिन। अगर उसके पहले तक हम इसको किसी को यूरिन नहीं कहते, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। ग्लूमेरुलस से निकला नेफ्रिक फिल्ट्रेट, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से क्रॉस हुआ, वाटर छोड़ा, इंसुलिन छोड़ दिया बाहर, जो कि इंटरस्टिशियम में आ गया था, फिर वहां इंटरस्टिशियम से कैपिलरीज ने उठा लिया था। अब एक जो ट्यूब हमने जो बोला था हेनलीज लूप जो फॉर्म कर रहा था, इट टेक्स टाइम। ये जो हेनलीज लूप बनने का एक ही रीजन है कि वो हमारे यूरिन को एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन देने की कोशिश करने के लिए इतना बड़ा लूप बना हुआ है। अदरवाइज सिंपल ट्यूब से भी हो सकता था। इट टेक्स टाइम, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना, फिर ऑस्मोलैरिटी को कम करना, तीसरी एक लूप की जरूरत थी, एक लंबे ट्यूब की जरूरत थी जिसको लूप के फॉर्म में रखा हुआ है, जिसको हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं, ये हेनलीज लूप। अब वैसे जब कैपिलरीज भी जब इसके ऊपर नेटवर्क बनाते हैं, डिफरेंट आर्टरियोल से निकलने के बाद एक कैपिलरी वो ट्यूब के साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा बोलते हैं उसको। तो वासा रेक्टा जो है, सपोज करिए मेरे लेफ्ट हैंड इस तरफ से डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप है, लूप फॉर्म किया, फिर असेंडिंग आर्म यहां से जा रहा है। वासा रेक्टा जो है वो डिसेंडिंग की तरफ से आएगा, उसके बाद असेंडिंग की तरफ से होते हुए निकल जाएगा एड्रीनल वेन में। तो ये जो लूप के साथ साथ जो चल रहा था कैपिलरी जो चलते हैं उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। ये वही काम करते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें जो काम की चीजें हमारे ट्यूब्यूल ने बाहर निकाल दिया था उन सबको ये वापस खींच लेते हैं। तो ब्लड वापस उसी मिलीमोल के कॉन्सेंट्रेशन का हो जाता है कि वाटर भी उतने ले लिया, सॉल्ट्स भी उसके वापस आ गए, ग्लूकोज या फिर जो भी बाहर निकल गया था वो भी वापस आ गया, दैट वे। तो अब जैसे क्या है, एक दो टर्म्स और सुने, काउंटर करंट। काउंटर करंट मतलब हेनलीज लूप्स के असेंडिंग डिसेंडिंग में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब आप उसमें समझ आपको कहाँ पानी छोड़ रहा है, कहाँ पे सॉल्ट छोड़ रहा है। लेकिन जब हम दोनों को कंसिडर करेंगे, इसको हेनलीज लूप, वासा रेक्टा, जब दोनों को कंसिडर करेंगे हम, तो हम वो बोलते हैं काउंटर करंट इक्वलाइजर। यानी जो हमारा ट्यूब छोड़ रहा था, बाहर निकाल रहा था, उनको थ्रू इंटरस्टिशियम कैपिलरीज वापस ले लेती है। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट इक्वलाइजेशन। यानी कि जो चीजें काम की थी वो छोड़ रहा था बाहर ट्यूब, उन चीजों को ये वापस इक्वलाइज करते हुए अपने मिलीमोल के हिसाब से ब्लड वापस उनको रिटेन कर लेता है। तो ये और एक मल्टीप्लायर का भी वर्ड सुनने को मिलता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर वही है कि यहाँ से जब डिसेंड हो रहा था, वाटर छोड़ रहे थे, तो क्या कर रहा था, कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा था नीचे हेनलीज लूप में। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग अप मल्टीप्लाई। फिर बाद में वो ऊपर जाते में वापस वो सॉल्ट्स को बाहर छोड़ते हुए क्या करता है, वापस मिलीमोल्स अचीव करने, सेम मिलीमोल्स अचीव करने की कोशिश करता है। तो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लायर बोलते हैं या फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एक्सचेंजर कौन है, जब एक ट्यूबुलर पोर्शन और आर्टीरियल पोर्शन दोनों सुपर इम्पोज्ड हैं, एक का कुछ निकाला हुआ दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं, ये सिंपल सी चीज नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ बोलिए सर, ये रिपीट कर सकते हैं आप, मल्टीप्लायर और ये एक्सचेंजर? हाँ, मल्टीप्लायर में क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई हो रही कोई चीज। क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे, हमारा कौन सा मिली ऑस्मोल जो था, जब हम कहाँ से, बॉमेल्स कैप्सूल के बाद से जब वो ब्लड का जो ऑस्मोलैलिटी थी वो 300 मिलीमोल्स था, मिली ऑस्मोल थे, तो वो नेफ्रिक फिल्टर का भी उतना ही रहेगा जो फिल्टर होने के बावजूद। लेकिन क्या कि जैसे जैसे वो डिसेंड होता चला गया कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, तो पहले वो काम के मॉलिक्यूल्स, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स एक्टिवली निकाल दिए गए। देन नीचे डिसेंड करने वाले लूप में, हेनलीज के डिसेंडिंग लूप में वाटर कंटेंट बाहर निकलता चला गया। तो क्या हो गया कि अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। 300 मिलीमोल से लेकर 1200 मिलीमोल तक चला जाता है। हेनलीज लूप के बॉटम में जब आप पहुंचोगे तो 1204 टाइम्स कम से कम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो यही है, ये जो है ये क्या है, मल्टीप्लायर है। बिकॉज ऑफ एवरीथिंग विच इज बीन यूज्ड और विच इज यूजफुल फॉर द बॉडी, वो ट्यूब्यूल क्या होना चाहिए, ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। मेजर पोर्शन में वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब, मतलब नेफ्रिक फिल्टर में से पानी कंटेंट बाहर निकाल दिया जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा।
ये मल्टीप्लायर है कि क्यों हो रहा है, वापस मिली 300 मिलीमोल्स तक अचीव करने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था उसको आप क्या कर रहे हैं, पानी से कंट्रोल नहीं कर रहे, अभी आयंस निकाल के कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से आयंस निकाल रहे हैं, जो हमारे काम के आयंस हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं या ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर रहे थे। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो नेफ्रिक फिल्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 to 4 times मल्टीप्लाई हो जाता है थ्रू दिस convoluted tubules, and then again it has been brought back to same with the help of secreting ions from the ascending tubule of क्या है, tubules of course, DST, DCT, distal convoluted tubule। तो ये जो है कॉन्सेंट्रेशन जो मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि इसमें कौन सा मिली ऑस्मोल्स बढ़ जाते हैं। मिली ऑस्मोल्स के टर्म्स में आप जब बात करोगे तो यू विल से इट काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और वही बात जब हम वाटर और आयंस के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं तो देन वी नीड टू हैव यू नो व्हाट, एक हमारा ट्यूबुलर सिस्टम और दूसरा हमारा वो जो कैपिलरी सिस्टम, जो ट्यूब्यूल सिक्रीट आउट कर रहे थे, जो छोड़ रहे थे इंटरस्टिशियम में, उस इंटरस्टिशियम से जब वो कैपिलरीज वापस ले लेती है तो जो ब्लड जो आया था अफरेंट से, उसने 300 मिली ऑस्मोल से लेकर इफरेंट से गया, फिर उसमें बहुत सारी चीजें खो दी, उसने पूरा कंटेंट खोल दिया एक्सेप्ट फॉर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स। इसके बाद बाकी सब चीजें निकल गई, तो जो निकल गई थी वो वापस प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के पास में से इंसुलिन, ग्लूकोज बड़े मॉलिक्यूल सब एक्टिवली बाहर निकाल दिए गए, यानी एनर्जी यूज हुई। तो ये एनर्जी यहाँ यूज हो रही है किडनी में, एक्टिवली बाहर निकाल दिए गए। फिर जब डिसेंड होने लगा तब वो जो पूरा जो वॉल है उसका एंडोथेलियम जो है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के, उसमें पानी छोड़ने की एबिलिटी है सिर्फ, तो पानी पूरा बाहर निकलता चला गया, यानी कि फिल्ट्रेट में से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया और थोड़े शुरुआत में ग्लूकोज ये सब मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, इंसुलिन भी रहता वो भी बाहर आ जाए, वो भी अब बाहर आ चुका। तो ये सब जो दूसरा जो हमारा वासा रेक्टा जिसको हम कह रहे थे, वो इनको थ्रू इंटरस्टिशियम वापस एब्सॉर्ब करके अपने कंटेंट को वापस एनरिच करने लगता है। अब क्या हो गया, कचरा इज आउट, ओनली द रिक्वायर्ड थिंग इज गेटिंग इनसाइड द वासा रेक्टा। तो ये जब हम ऐसे बात करते हैं हम इसको इक्वलाइजर बोलते हैं, क्योंकि एक चीज कुछ चीज छोड़ रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा था अपने आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये इसने लूज कर दिया था, किसने, ब्लड ने भी सब कुछ लूज कर दिया था। नाउ अगेन इट इज गेटिंग normalized by reabsorbing those water molecule and those molecules which has been secreted out by the tubular। तो ये इक्वलाइजर है। तो काउंटर करंट, क्योंकि ये भी ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से डिसेंडिंग लूप में नीचे की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए काउंटर करंट बोला गया। फिर अब देखा जाए तो मैंने बताया था कि वासा रेक्टा जो है वो असेंडिंग वाला जो लूप है राइट साइड वाला, ये वाला, इसकी तरफ से वो एक कैपिलरी ऐसे आती है एंड इस लूप को अनकवर करते हुए वापस से जाके वेन में बन जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि जब वो वासा रेक्टा आ रहा था तो वो उल्टी तरफ चल रहा था, असेंडिंग जहां था तो वहां असेंडिंग जहां था तो वहां पे कैपिलरी डिसेंडिंग था। लूप खत्म होने के बाद जब वासा रेक्टा जब वापस जा रहा था तो वो असेंडिंग में था लेकिन ट्यूब डिसेंडिंग में, तो ऊपर से जो भी चीज ये छोड़ रहा है उसको ये वापस अपने में समा रहा है, तो इसको हम इसको इक्वलाइजर बोलते हैं। तो इक्वलाइजर जब बात आएगी जब हम ट्यूबुल और कैपिलरी दोनों को साथ में कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आयंस और वाटर कंटेंट के बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब वो मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो वहां मिली ऑस्मोल्स की बात करते हैं। तो व्हेनेवर यू टॉक इन मिली ऑस्मोल्स में बात करोगे 300 से 400 का बोरा, 500 का बोरा, 700 का बोरा, 1200 तक कैसे रीच कर रहा है एटलीस्ट लूप में बॉटम पे, तो ये सब मल्टीप्लायर है। सिंपली ट्यूबुलर फॉर्मेशन को ही हम कंसिडर करते हैं। जब ट्यूबुलर और कैपिलरी दोनों को कंसिडर करेंगे तो हम इसे कंटेंट वाइज बात करते हैं कि इंसुलिन वापस आ, ग्लूकोज वापस आ गया, यहाँ पे आयंस वापस आ गए, यहाँ वाटर वापस आ गया, लेकिन वापस कहाँ से आया, ट्यूबुल ने छोड़ा, सिक्रीट आउट कर दिया इंटरस्टिशियल में, तो ये इक्वलाइज करता है। इक्वलाइजर में दोनों कंसिडर किए जाते हैं, हेनलीज लूप एज वेल एज वासा रेक्टा, और वो मल्टीप्लायर में सिर्फ हेनलीज लूप ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। डमजा यस सर। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये मैं इसके कहाँ चला गया, ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम फिर मिलेंगे, तो फिर एक आध दिन ऐसे ही करेंगे तो लंबा बैठेंगे,
कभी किस दिन फ्री रहूंगे तो थर्सडे को भी 2 बजे, सॉरी फ्राइडे है सर, फ्राइडे को भी 2 बजे के बाद फ्री रहते हो? यस सर। फ्री तो फिर उस दिन भी करेंगे, देखते हैं। हाँ बोलो, कोई और पूछ रहा था? कोई कुछ कह रहा था और? सर हाँ बोलो। सर आपने वो मुझे रिकॉर्ड मांगे ही ना, वेदांत बोल रहा है। तुमने भेजा नहीं व्हाट्सएप में अभी तक? नहीं सर, आपने उस दिन बोला था कि मैं आपको कांटेक्ट व्हाट्सएप पे बता दूंगा करके, जब मैं चेक करूंगा तब। आप भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। आज होने वाला सर किसी काम से चले गए हैं, सर कल आएंगे तो पूरा चेक हो जाता है। आज तुम्हारा वेदांत तक पहुंचे नहीं हो। ठीक है सर, मैं भेज देता आज। ठीक है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू। नाम लिखना देखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर देता हूँ आज। उनको जस्ट गो थ्रू देम, कम अप विथ योर। अच्छा, जो मैं एक्सक्रीशन के इसलिए बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, मैं आप लोगों को फिर से नहीं बोलूंगा। यू ऑल नो मैं इस पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, मिली ऑस्मोल्स वाली बात आपको भले लगती है कि मिली ऑस्मोल्स क्या याद रखने की जरूरत है, बट लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं इस पे भी। और जब यूरिन जो होता है वो क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में बाहर एक्सपायर किया जाता है, तो वो यूजुअली 100 मिली ऑस्मोल्स पे रहते हैं, याद रखना। और ये पूरे प्रोसेस में शायद सिर्फ 1 ml ही यूरिन फॉर्म हो पाता है। ऐसे इतने सारे जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो सब के थ्रू बनता है 1 ml 1 मिनट, ऐसा रिकॉर्ड है हमें, ऐसा उसकी फंक्शनैलिटी है। तो उससे फिर वो 100 ml कब बनता है, कितना समय लगता है, ये थोड़ा सा जानकारी रखना है। शायद मेरी वो जो लेक्चर्स में है ये सब, and you all now better start understanding whenever I'm stressing out something, you all know it, why I'm stressing out. Anyways, that's all for today. We'll sign off. देखो सिर्फ 6 लोग बैठे थे अंदर, बाकी सब गायब हो गए। और तुम लोग एग्जाम में कितने बैठे थे मालूम? प्रैक्टिकल में 73, जितनी आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। मैं इसलिए मैंने बोला कि आप लोग तो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट हो, सब कुछ है आप लोगों के पास, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती हम लोग की। एनीवेज, जोक से पार्ट, अभी आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगा, आप लोग देख लेना उसको, और टेक्स्ट कंटेंट भी चाहिए रहेगा तो मेरे को बोलना, आई वुड पास इट ऑन। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।